नमस्कार साथियों, हम आज पढ़ेंगे व्यापार साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कल हमने पढ़ लिया था, उससे आगे आज पढ़ेंगे व्यापार से युद्धों तक। व्यापार और युद्धों के बीच की बात करेंगे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। 18वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी और बंगाल के बीच में जो नवाब थे उनका टकराव बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरे क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी कि मुशद्दकुल्ला खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला मोहब्बत बंगाल के नवाब बने। ये सब शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियासतें देने से मना कर दिया। रियातें व्यापार के अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के डलाने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। मतलब इसके बाद में जो ये तीन शासक आए हैं, मुर्शद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। इनमें शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने बंगाल की रियातें यानी छूट देने से मना कर दिया। लेकिन क्या हुआ आगे देखिए। कंपनी पर धोखेधड़ी का आरोप लगाते हुए इन्होंने दलीलें दी कि इसकी वजह से बंगाल सरकार राजस्व वसूल कम होता जा रहा है। कंपनी जो है धोखाधड़ी कर रही है। इससे क्या राजस्व जो कर्ज आ रहा था, जो पैसे आ रहे थे, उसमें कमी आ गई है। नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों एवं अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी। नवाब वहाँ उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया और फिर नवाबों ने उनको क्या लिखा, अपमानजनक चिट्ठी यानी कि बेइज्जत करना। नवाबों के अधिकारों को अपमानित किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा था। बेतुकी यानी कोई जिसका कोई तुक नहीं, कोई मतलब नहीं। व्यापार ताकि फला फूला सकता था। जब सरकार छूट शुल्क हटा ले, कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। जब सरकार शुल्क हटा ले, कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने यानी व्यापार बढ़ाने के लिए आबादी बढ़ानी होगी। अगर खरीदे होंगे, गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर यानी और तेज होते गए। इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। प्लासी का युद्ध सन 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसके व्यापारी रियासतों एवं अन्य सुविधाओं को आसानी से देने करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जब सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसे राजस्व राजनीति के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके, बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 3000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कसीम बाजार में स्थित इंग्लैंड फैक्ट्री के पर हमला बोल दिया। तो क्या हुआ कि कंपनी चाहती थी कि जो कर्ज सब चुका रहे हैं वो कंपनी भी चुकाए। नवाब चाहते थे और जो राजस्व कर्ज है और राज्य के मामले राजनीतिक मामले हैं उनमें कंपनी अपना टांग अड़ाने यानी कि दखलंदाजी करना बंद करे। कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया और जब इन्होंने 3000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कसीमा बाजार में स्थित इंग्लैंड फैक्ट्री पर हमला बोला तो इन्होंने नवाब के फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम में ताला डाल दिया। अंग्रेज़ों ने हथियार छीन लिए। अंग्रेज जहाज़ों को घेर लिया गया। इसके बाद में नवाब ने कंपनी को कलकत्ता स्थित किले में कब्जे के लिए उधार रख दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास के तैनात कंपनी अफसरों ने रॉबर्ट क्वेल के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया और नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद में ये देखिए, ये कंपनी के अफसर हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी महान्यायालय है। ये न्यायालय कक्ष का जो फोटो है और ये नवाब है।
सिराजुद्दौला नवाब के साथ में लंबे समय तक सौदेबाजी चलती रही। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्वाइलवाई ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जफर की कारगुजारियां भी थी। मतलब उन्होंने एक जो सेनापति था उसको अपनी तरफ मिला लिया था। मीर जफर की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्वेल ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जफर को नवाब बना दिया जाएगा। मतलब उनको रिश्वत देके और अपनी तरफ कर लिया था। प्लासी की जंग इस महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत यहाँ कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। यहाँ भारत में जो कंपनी की पहली बड़ी प्लासी की जंग के बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीरा जफर नवाब बन गया। कंपनी अभी भी शासक की जिम्मेवारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासक की मदद से बिना लड़े किए जा सकता है तो उस राज्य को सीधा अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी ऐसे एहसास होने लगा कि अब रास्ता भी आसान नहीं। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिर उन्हें भी तो अपनी प्रजा को की भी नज़र में सम्मान और संप्रभुत्व यानी कि सम्मान चाहिए था और का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कसीमा को नवाब बना दिया। मीर कसीमा परेशानी करने लगा तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 में उनको भी हराना पड़ा। ऐसे बंगाल में बाहर कर दिया गया। मीर जफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों को निपटाने एवं व्यापारी जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसे चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी और 1765 तक जब मीर जफर की मृत्यु हो गई, मतलब कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी। कंपनी चाहती थी कि हमें जो हमारी सैनिक टुकड़ी है, सैनिक का खर्चा है वो चले, व्यापार अधिक बढ़े और अन्य खर्चे भी पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाए। कठपुतली नवाब के साथ में अपनी खबर अनुभवों को देख करते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हम खुद नवाब बनना पड़ेगा। मतलब अब जो ये क्लाइव था इन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब खुद नवाब बनेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया और दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल को विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उससे ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाई गई सोने व चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से थी उस समय ब्रिटेन के पास में भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं। प्लासी की जंग के बाद में ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल के दीवान मिलने के बाद में तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। भारत से होने वाली आमदनी से सारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और फौजों को संभाल सकती थी और कोलकाता में किले और दस्तकारी का निर्माण में लागत उठा सकती थी। मतलब कहने का मतलब देखिए, पहले कंपनी को क्या था कि बाहर से ब्रिटेन से लाना पड़ता था। कोई भी सामान लाना है तो ब्रिटेन से खरीदना पड़ता था। ब्रिटेन को अगर खरीदना है तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब भारत में जब इन्होंने रियासतों पे कब्जा कर लिया है एक, तो इनको पैसे मिलने लग गए तो इनको वहाँ से सामान खरीदने की जरूरत नहीं रही थी। अब उनको उनके ऊपर रेशम भारत के कपड़े वहाँ ही मिल जाते थे। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो यह है कि कंपनी के पास में अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों की निजी तोहफे के तौर पर जमा
जमीन और ज़्यादा सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत के बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब इस इंग्लैंड से मद्रास और चेन्नई आया था तो उनकी उम्र 18 साल थी और 1776 में जब यह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुए तो वह उनकी दौलत 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में ऐसी कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपी के बारी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। किसने आत्महत्या कर ली थी? इंग्लैंड के क्लाइव ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उस पर खुद पे एक आरोपी का लगाया गया था, उस पर आरोप लगाया गया था कि तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत के निवाले बन गए। इसके अलावा उन सभी बेईमानी मानना भी सही नहीं होगा। इससे उनसे भी बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनके सबसे बड़े इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया और उन्होंने वहाँ के लोगों को नवाब कहते थे। यहाँ भारतीय शब्द नवाब का वहीं अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत के रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों एवं कार्टूनों में से इनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम बात करें 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत राज्यों पर कब्जा की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधा सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने के से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीति साधनों का इस्तेमाल किया। मतलब कंपनी ने 1857 से 58 के बीच में जो भारत में अपनी सत्ता जमाई, उसने सीधा हमला किसी पे नहीं किया कि भाई इंग्लैंड से आते ही सीधे हमले किए। पहले धीरे धीरे वहाँ आके बसे, फिर उन्होंने वहाँ के लोगों से अपनी मेल मिलाप किया, फिर राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीति के साधन अपनाते हुए उन्होंने यहाँ बक्सर की लड़ाई सन 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए और यदि कंपनी की राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होते तो उनके काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकार भारतीय राजनीतिक मामलों में दखल देने लगे थे और अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ों पर भी कंपनी अक्सर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों के सहायक संधि को थोपा दिया। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहा था और कंपनी की तरह ही सुरक्षा मिलती थी।